चैप्टर 30 जो 3 हमारा हो चुका है। उसके बाद हम लोग आज शुरू करेंगे 34 चैप्टर, जो कि आतर्व चक्र के नाम से जाना जाता है ना। मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल होती है हम लोग फीमेल्स के अंदर पाई जाती है, आप लोग जानते हैं। तो उसी से रिलेटेड जो चैप्टर है वो है हमारा। तो सबसे पहले आता है डेफिनेशन आती है 1 नंबर की, प्रजनन चक्र क्या चीज होती है। तो प्रजनन काल में पाई जाने वाली घटनाएं एक चक्रीय क्रम में होती है, जिन्हें हम प्रजनन चक्र कहते हैं। प्रजनन काल क्या होता है, यानी जब तक कि वो फीमेल क्या होगी, संतति उत्पन्न करने लायक होती है ना। जनरली महिलाओं के अंदर जो फर्स्ट पीरियड्स आते हैं गर्ल्स के अंदर, लाइक 12 ईयर जो होता है, 12 साल से लगाकर 50 साल तक जो एक औरत होती है वो बच्चा देने की क्या होती है, कैपेबल होती है। बाद में भी हो सकती है, ये परिस्थितियों पे निर्भर करता है ना, कि कितनी बॉडी के अंदर चेंजेस आए हैं। लेकिन जब तक कि क्या होता है, बच्चा पैदा करने लायक होती है स्त्री, वो काल जो होता है वो प्रजनन काल कहलाता है ना। तो प्रजनन काल के दौरान कुछ घटनाएं होती हैं जो महिलाएं होती हैं उनके शरीर में, जिनका नियंत्रण हार्मोन्स करते हैं। जनरली जो हार्मोन होते हैं LH और FSH जो हार्मोन होते हैं ना, FSH, LH और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है महिलाओं में, ठीक है। तो ये जो हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, LH, FSH, ये 4 हार्मोन जो होते हैं वो जो चक्रीय घटनाएं होती हैं उनको नियंत्रित करते हैं। और इस जो क्रमिक जो घटनाएं होती हैं उन्हें ही हम प्रजनन चक्र कहते हैं, ठीक है। प्रजनन चक्र जो है वो 2 तरीके के होते हैं, एक होता है मध चक्र, ठीक है, और दूसरा होता है आतर्व चक्र। इसको हम एस्ट्रस साइकिल कहते हैं, इसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं, जो महिलाओं में पाई जाती है, प्राइमेट एनिमल्स में होती है, और ये नॉन प्राइमेट एनिमल्स जो होते हैं उनके अंदर, या फिर हम बोले कि इनके अंदर ये मध चक्र जो होता है वो ऋतुकालीन, यानी एक विशेष ऋतु में जो बच्चों को जन्म देते हैं, है ना, उन जीवों में पाए जाते हैं। यानी ऋतु प्रजनक जो जीव होते हैं उनमें होता है। नॉन प्राइमेट एनिमल्स में होता है, नॉन प्राइमेट जैसे कुत्ता हो गया, चूहा हो गया, उसके अंदर। और प्राइमेट एनिमल्स जो वानर सम जीव होते हैं, या जिनकी उत्पत्ति वानरों से हुई होती है, वैसे स्तनधारी जो जीव होते हैं उन्हें प्राइमेट्स कहते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, मंकीज हो गए, तो उनमें जो चक्र पाया जाता है वो क्या होता है, आतर्व चक्र पाया जाता है। और इनमें जो जनन की क्रिया होती है, बच्चे पैदा करने की जो क्षमता होती है वो वर्ष पर्यंत होती है। आगे बात समझ में, यानी साल में कभी भी बच्चा हो सकता है, ऐसा तो नहीं है। जैसे आप लोग देखते कुत्ते के जो बच्चे होते हैं वो जनरली आप लोग देखते हो कि दिवाली जो आपकी हाफ ईयरली एग्जाम्स होते हैं उसके आसपास जो बच्चे आप देखते हो ऋतु प्रजनक होते हैं, वो ना कुछ एक विशेष ऋतुओं में जन्म देते, तो उनमें जो चक्र पाया जाता है वो मध चक्र होता है। या नॉन प्राइमेट एनिमल्स होते हैं। जबकि प्राइमेट एनिमल्स वो जो वर्ष पर्यंत बच्चे पैदा कर सकते हैं। बर्थडे तो हमारे साथ हर महीने में आता है, कभी किसी का कभी किसी का, कभी देखा कि नहीं सारे बच्चे जो जून में ही पैदा होते हैं या नवंबर में ही पैदा होते हैं, लेकिन एनिमल्स में ऐसा होता है ना, कुछ एनिमल्स वो ऋतु प्रजक होते हैं। तो आतर्व चक्र जो होता है वो पाया जाता है, यानी प्रजनन चक्र जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, मध चक्र और आतर्व चक्र। फिर आता है, हम बात करते हैं, पहले समझेंगे आतर्व चक्र को। सीधा क्वेश्चन आता है 4 नंबर का सचित्र समझाने के लिए, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आतर्व चक्र जो है, गर्भाशय की एंडोमेट्रियम चक्रीय रूप से टूटती और पुनः निर्मित होती है, किसके कंट्रोल में, हार्मोन्स के कंट्रोल में। इजी डेफिनेशन है, बुक की डेफिनेशन थोड़ी टफ सी है, ध्यान रखना। इसीलिए अगर आपको आतर्व चक्र या मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है, जो होती है लेडीज के अंदर, महिलाओं में, हम लोगों में, तो उसी के ऊपर ये टॉपिक है, ठीक है, समझना इसको ध्यान से, सीधा क्वेश्चन है। तो आतर्व चक्र जो होता है उसके अंदर गर्भाशय की एंड्रोमेट्रियम चक्रीय रूप से टूटती है और पुनः निर्मित होती है, ठीक है। तो और ये जो पूरी घटनाक्रम है वो किसके नियंत्रण में होती है, हार्मोन्स के नियंत्रण में, तो इसे हम आतर्व चक्र कहते हैं। और एक चक्र जो है वो कितने दिन में कंप्लीट होता है, 28 दिन के अंदर कंप्लीट होता है। यानी गर्भाशय की जो एंड्रोमेट्रियम होती है, ठीक है, वो क्या होती है, एंडोमेट्रियम क्या होती है बेटा, ये गर्भाशय है, ठीक है। तो गर्भाशय की जो अंदर ही अंदर वाली भित्ति होती है उसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, ठीक है। यह आपकी एक्टो जो है डर्म, एक्टो होगी, ये मीजो होगी, और ये एंडो होती है। तो ये जो एंडो होती है वो अंदर ही अंदर की तरफ जो भित्ति होती है वो टूटती है और क्या होती है, पुनः निर्मित होती है। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि एंडोमेट्रियम जो होती है, यानी गर्भाशय की आंतरिक भित्ति जो होती है, बाह्य, मध्य और आंतरिक, तो आंतरिक भित्ति क्या कहला रही है यहाँ पर, एंडोमेट्रियम।
यानी 3 स्तर में गर्भाशय विभेदित है। सबसे पहले बाह्य स्तर, फिर मध्य और फिर आंतरिक। आंतरिक को क्या बोल रहे हैं? एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम चक्रीय रूप से टूटती है और वापस क्या होती है? बनती है। तो ये जो प्रक्रम चलता है चक्र के रूप में होता है, उसे आतर्व चक्र कहते हैं। कितने दिन में कंप्लीट होता है? 28 दिन में कंप्लीट होता है। ठीक है। और जब ये टूटता है तो रक्त के रूप में हमारे शरीर से जो योनि भाग होता है उससे रक्त निकलता है। जब भी ये अंदर वाली भित्ति टूटती है ना, तो रक्त जो होता है वो निकलता है लगभग 4 दिन तक, है ना। तो ये इसको हम आतर्व चक्र को क्या बोल सकते हैं? रज चक्र भी बोल सकते हैं, क्योंकि ब्लड क्या होता है? शरीर से बाहर निकलता है। ठीक। तो और इस कंप्लीट होने में इस चक्र को कितने दिन लगते हैं? 28 दिन लगते हैं। अब देखो समझ में आ जाएगा कि 4 दिन क्यों होती है ब्लीडिंग, अभी हम लोग समझेंगे, लेकिन पूरा जो चक्र होता है वो 28 दिन में कंप्लीट होता है। रज्जो दर्शन और रज्जो निवृत्ति एक एक नंबर का क्वेश्चन है। आगे बात समझ में। तो रज्जो दर्शन क्या होता है? मिनार्क क्या होता है? इंग्लिश में मिनार्क कहा जाता है। तो प्रथम बार जो रज चक्र होता है, यानी प्रथम बार किसी लड़की को पीरियड्स आते हैं ना, ब्लीडिंग होती है उसके शरीर से, योनि भाग से, तो उसे हम क्या कहते हैं? रज चक्र कहते हैं। और जनरली कौन सी एज में होता है? 12 से 14 साल की जब लड़की होती है तब देखने को मिलता है। रज्जो निवृत्ति रज चक्र की समाप्ति होती है, यानी लास्ट टाइम जब उसको पीरियड आते हैं, और एज होती है 45 तक, 45 से लगाकर 50, यानी 50 साल की जब लेडी हो जाती है तब जो उसको पीरियड्स आना ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। तो ये रज्जो निवृत्ति और रज्जो दर्शन जो होता है उसकी डेफिनेशन पूछी जाती है। और रज्जो दर्शन और रज्जो निवृत्ति के बीच का जो काल होता है वो जनन काल कहलाता है या प्रजनन काल कहलाता है। यानी जब रज्जो दर्शन शुरू होता है, रज्जो निवृत्ति नहीं आई होती है, यानी इन दोनों के बीच का जो टाइम पीरियड होता है, ठीक है, यानी 12 या 14 साल में अगर लड़की को पीरियड्स हो जाए, 50 साल में उसको पीरियड्स आना बंद हो गए, तो इस बीच की जो एज पीरियड होती है उसे हम जनन काल कह सकते हैं। जनन काल का मतलब ही है कि इस समय जो स्त्री होती है वो बच्चा पैदा करने लायक हो जाती है ना। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आतर्व चक्र के चरण क्या क्या होते हैं। तो पहला चरण आता है रक्तस्रावन प्रावस्था। ठीक है। दूसरा आता है पुटकीय प्रावस्था। तीसरा चरण जो होता है वो अंडोत्सर्ग प्रावस्था। और चौथा होता है पश्च अंडोत्सर्ग प्रावस्था। यानी ये आतर्व चक्र है वो कितनी अवस्थाओं में पूरा होता है बेटा? 4 अवस्थाओं में पूरा होता है, 4 चरणों में पूरा होता है। पहला होता है रक्त श्रवण प्रावस्था। आपके अंदर इसको बुक के अंदर इसको आतर्व चक्र भी दिया हुआ है, लेकिन आप ये लिखोगे तो ज्यादा सही रहेगा, कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है। आतर्व चक्र का पहला चरण रक्त श्रवण प्रावस्था, जिसको आपके बुक के अंदर आतर्व जो चरण है वो लिख रखा है। ठीक। उसके बाद पुटकीय प्रावस्था, फिर अंडोत्सर्ग प्रावस्था आएगी, और उसके बाद पश्च अंडोत्सर्ग प्रावस्था आएगी। अब मैंने कहा कि आतर्व चक्र कितने दिन में पूरा होता है? 28 दिन। तो इन 28 दिनों में से 1 से लगाकर 5 दिन जो होते हैं वो कौन सी प्रावस्था के होते हैं? रक्त श्रवण प्रावस्था, यानी इस दौरान आपके शरीर से ब्लीडिंग होती है ना। फिर उसके बाद ब्लीडिंग कंप्लीट हो जाती है, 4 दिन बाद 5 दिन बाद ब्लड आना बंद हो जाता है, तो फिर कौन सी अवस्था शुरू हो जाती है? पुटकीय प्रावस्था, जो इन 28 दिन के कौन से दिन तक रहती है? 6 से 13 दिन, यानी छठे से लगाकर 13वें दिन तक होती है। फिर अंडोत्सर्ग प्रावस्था कौन से दिन आती है? इन 28 दिनों में जो 14वां दिन होता है उस दिन आती है। फिर जो पश्च अंडोत्सर्ग प्रावस्था कब आती है? 15 से लगाकर 28वें दिन तक होती है। ठीक है। तो ये 4 चरण जो होते हैं उनके अंदर आतर्व चक्र जो है वो पूरा होता है। तो अब हम लोग समझेंगे इन चारों अवस्थाओं को, रक्त श्रवण प्रावस्था, पुटकी, अंडोत्सर्ग और पश्च अंडोत्सर्ग प्रावस्था के दौरान महिला के शरीर में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं। देखो आतर्व चक्र जो है उसके अंदर चरण जो है हमारे 4 है। पहला है रक्त श्रवण, दूसरा पुटकी, और तीसरा जो है अंडोत्सर्ग, और फिर चौथा है आपका पश्च अंडोत्सर्ग प्रावस्था, है ना। 4 जो चरण है वो है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रक्त श्रवण जो प्रावस्था होती है, उस समय हमारे शरीर में, मादाओं के शरीर में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले मादा हार्मोन कौन कौन से बेटा? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो होता है उसका लेवल जो होता है, जो स्त्री होती है उसके शरीर में काफी कम होता है, काफी कम जो स्तर हो जाता है वो हो जाता है एस्ट्रोजन का और प्रोजेस्टेरोन का। ठीक है। अब जो गर्भाशय होता है, अगर हम डायग्राम देखते हैं तो जो गर्भाशय होता है इस तरीके से, ये फैलोपियन ट्यूब है और ये अंडाशय है।
इधर ये अंडाशय और ये फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो गर्भाशय आप देख रहे हो, इस गर्भाशय की जो है 3 भित्तियां होती है, एपीमेट्रियम, बीच वाली मायोमेट्रियम, और ये होता है एंडोमेट्रियम, अंदर वाली होती है एंडो, या हम बोलेंगे बाह्य स्तर, मध्य स्तर और अंदर अंतः स्तर, ठीक है। अब ये अंतः स्तर के भी एंडोमेट्रियम जो होती है, ये भी 2 स्तर से मिलकर बनी हुई होती है, यहाँ पर इस तरीके से। ये एंडोमेट्रियम कितने स्तर से मिलकर बनी हुई है? 2। ऊपर वाला जो आपको स्तर देख रहे हैं जो अस्थायी होता है, उसे बोला जाता है स्ट्रेटम फंक्शनलीज, ठीक है। और अंदर वाले को कहा जाता है, ये अंदर वाला ये कहलाता है स्ट्रेटम बेसिलीज। आ गई बात समझ में? यानी गर्भाशय के कितने स्तर है? 3। पहला कौन सा है बेटा? एपीमेट्रियम, बीच वाला मायोमेट्रियम और अंदर ही अंदर वाला एंड्रोमेट्रियम, ठीक है। अगर आपको नहीं याद होता तो बाह्य स्तर, मध्य स्तर और आंतरिक स्तर आप कह सकते हो हिंदी में, ठीक है। अब आंतरिक स्तर जो होता है, अंदर ही अंदर वाली लेयर होती है, वो भी फिर से कितने में डिवाइड होती है? 2 में। स्ट्रेटम फंक्शनलीज जो कैसा होता है? अस्थायी होता है, मतलब ये बनता है और वापस नष्ट हो जाता है, ठीक है। जो हमारे जो महिलाएं होती है उसमें माहवारी के दौरान जो स्तर टूटता है ना एंडोमेट्रियम का, वो यही होता है स्ट्रेटम फंक्शनलीज। और अगर स्ट्रेटम फंक्शनलीज हट गया तो क्या बचेगा? एंडोमेट्रियम का कौन सा हिस्सा बचेगा? स्ट्रेटम बेसिलीज बचता है। आगे बात समझ में? तो इसीलिए अंदर वाला स्तर काफी पतला हो जाता है, ठीक है। अब जो रक्त स्त्रवण होता है, नाम है रक्त स्त्रवण, मतलब क्या होगा? अगर निषेचन नहीं हुआ, अंडाणु को शुक्राणु नहीं मिला, तो वैसी कंडीशन में शरीर में एस्ट्रोजन की मात्रा कम हो जाती है, प्रोजेस्टेरोन की मात्रा कम हो जाती है। इसके फलस्वरूप क्या होता है? जैसे ही इन दोनों हार्मोन की मात्रा कम हुई, तो गर्भाशय की जो आंतरिक भित्ति होती है, एंडोमेट्रियम होता है, उसका जो स्तर होता है स्ट्रेटम फंक्शनलीज, जो कि अस्थायी स्तर होता है, वो टूट जाता है, झड़ जाता है ना। और क्या बच जाता है? स्ट्रेटम बेसिलीज बच जाता है, जिसकी वजह से जो गर्भाशय की एंडोमेट्रियम होती है, आंतरिक भित्ति जो होती है, वो काफी पतली हो जाती है। और स्ट्रेटम फंक्शनलीज जो टूटता है, तो उसमें उसके टूटने से जो रक्त होता है, उत्तक का द्रव्य होता है, श्लेष्मा होती है, उपकला कोशिकाएं जो होती है, वो क्या होती है? मादा के योनि भाग से होती हुई, देखो गर्भाशय है तो गर्भाशय में पहले क्या आएगी बेटा? ग्रीवा। ग्रीवा के बाद क्या आएगा? योनि। तो जो भी हिस्सा टूटा है ना, यानी रक्त, श्लेष्मा, वो सब पहले ग्रीवा, और ग्रीवा से योनि से होते हुए शरीर के क्या हो जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे। तो ये क्रिया जो होती है वो कितने 28 दिनों में से पहले से लगाकर 5वें दिन तक चलती है हमारे आतर्व चक्र के। समझ आ गया? फिर आता है ये कंप्लीट होने के बाद फिर से क्या आती है? नेक्स्ट अवस्था आती है अतर्व चक्र की, जो कि होती है पुटकीय प्रावस्था। 6 to 13 जो डे होते हैं, 20 डेज, जो 28 डेज होते हैं, उसके 6ठे से लगाकर 13वें दिन तक ये क्रिया चलती है। इसमें क्या होता है? इसमें फिर से क्या होता है? ये जो गर्भाशय की भित्ति टूटी है ना, एंड्रोमेट्रियम टूटी है, इसका वापस से क्या होना शुरू हो जाता है? निर्माण होना क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है। यानी गर्भाशय जो भित्ति होती है उसका पुनर्निर्माण फिर से क्या होना हो जाता है? शुरू हो जाता है। अभी डायग्राम के माध्यम से दिखाऊंगी आपको, आतर्व चक्र का डायग्राम जो है वो मैं समझाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर बनाऊंगी तो आपको सही से समझ में नहीं आएगा, इसी में डायरेक्ट आपको मैं समझा दूंगी स्क्रीन शेयर से। तो देखो, सबसे पहले इस दौरान पुटकीय प्रावस्था में शरीर में क्या क्या चेंजेस आते हैं महिलाओं में, तो सबसे पहले आता है हाइपोथैलेमस। ये जो हमारी ग्रंथि होती है, जो कि पीयूष ग्रंथि से क्या होती है? कनेक्टेड होती है। तो हाइपोथैलेमस के द्वारा हार्मोन रिलीज किया जाता है, एफएसएच आरएच, यानी पुटकीय प्रेरक हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, यानी मोचक हार्मोन जो होता है, वो हाइपोथैलेमस के द्वारा क्या किया जाता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। आ गई बात समझ में? यानी पुटकीय प्रेरक हार्मोन को रिलीज करने के लिए मोचक हार्मोन रिलीज किया जाता है हाइपोथैलेमस के द्वारा। तो ये हार्मोन जाता है पीयूष ग्रंथि। अब पीयूष ग्रंथि इससे प्रभावित होती है, और कौन से हार्मोन रिलीज करती है? एलएच और एफएसएच, दोनों क्या करती है? रिलीज करती है। लुटेनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच हार्मोन का क्या किया जाता है? स्त्रवण किया जाता है पीयूष ग्रंथि के द्वारा। अब एफएसएच हार्मोन के प्रभाव से क्या होगा कि जो अंडाशय है, अंडाशय के अंदर मैंने आपको आंतरिक संरचना पढ़ाई है कि छोटी छोटी पुट्टिकाएं होती है, जिसको कहा जाता है प्राथमिक पुट्टिका,
जिसके अंदर क्या होती है, पुट्टिका कोशिकाएं होती है और बीच में क्या होता है, अंडाणु, ये विकसित हो जाती है। जैसे ही एफएसएच रिलीज होगा, ये प्राथमिक पुट्टिका जो है वो किस में बदल जाएगी, परिपक्व पुट्टिका, परिपक्व पुट्टिका, या हम बोलेंगे इंग्लिश के अंदर नाम इंग्लिश में दिया हुआ है, ठीक है, ग्राफियन पुट्टिका हम इसको कहेंगे, क्या कहेंगे, ग्राफियन पुट्टिका के नाम से हम क्या करेंगे, इसे जानेंगे, या परिपक्व पुट्टिका कहेंगे, ठीक है। अब ये परिपक्व पुट्टिका जो बनी, इसके द्वारा कौन सा हार्मोन स्त्रवण होगा, एस्ट्रोजन हार्मोन क्या किया जाएगा, रिलीज किया जाएगा। और एस्ट्रोजन हार्मोन जैसे ही बनता है तो गर्भाशय की जो भित्ति होती है ना, अंदर वाली जो झड़ी थी इस पहली प्रावस्था में, वो फिर से पुनः निर्मित होना क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। तो पुट्टकीय अवस्था के अंदर क्या होता है, हाइपोथैलेमस जो होता है वो रिलीज करता है एफएसएच, ठीक है। एफएसएच जैसे ही रिलीज हुआ, पीयूष ग्रंथि ने एफएसएच और एलएच हार्मोन क्या किया, स्त्रवित करना शुरू कर दिया। अब इस एफएसएच की वजह से अंडाशय के अंदर उपस्थित प्राथमिक पुट्टिका किसमें बदल जाती है, ग्राफियन या परिपक्व पुट्टिका में। अब ग्राफियन या परिपक्व पुट्टिका की कोशिकाओं के द्वारा क्या किया जाएगा, एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्रवण किया जाएगा। और एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से जो गर्भाशय की जो आंतरिक भित्ति थी वो वापस से क्या होना शुरू हो जाएगी, बनना शुरू हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर एलएच की मात्रा धीरे धीरे बढ़ना क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है, ठीक। एलएच काफी मात्रा में बन जाता है, रक्त में एलएच की ज्यादा मात्रा पाई जाती है। तो यह आपकी कंप्लीट हुई कौन सी प्रावस्था, पुट्टकीय प्रावस्था। पुट्टकीय प्रावस्था पूरी होने के बाद जो प्रावस्था आती है वो होती है अंडोत्सर्ग प्रावस्था। अंडोत्सर्ग प्रावस्था जो है वो कौन से दिन में होती है बेटा, यहाँ तक 13वां दिन कंप्लीट हो गया, ये 14वें दिन, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 14वें दिन कंप्लीट होती है। और इसके अंदर एलएच और एफएसएच की मात्रा काफी हाई होती है। और एलएच की मात्रा इतनी अधिक, एकदम से एलएच की मात्रा शरीर में बढ़ना क्या कहलाता है, एलएच सर्ज कहलाता है। ये चीज ध्यान रखना, एलएच सर्ज क्या होता है। तो एलएच सर्ज का क्या मतलब होता है कि 14वें दिन एलएच की मात्रा जो होती है रक्त में काफी या अधिकतम अपने स्तर पर होती है, यानी जितना मैक्सिमम एलएच रक्त में हो सकता है वो किस दिन होता है, 14वें दिन। तो इसी को हम क्या कहते हैं, एलएच सर्ज कहा जाता है। और एफएसएच की मात्रा भी ज्यादा होती है लेकिन एलएच की अधिकता एलएच सर्ज कहलाती है, ठीक। फिर अब क्या होगा, एलएच की मात्रा जैसे ही ज्यादा होगी शरीर में, अब परिपक्व पुट्टिका के अंदर अंडाणु होते हैं और बाहर यहाँ पर क्या होती है, कोशिकाएं और गुहा होती है। ये मैंने आपको ग्राफियन पुट्टिका की जो संरचना या परिपक्व पुट्टिका की जो संरचना है वो समझा दिया है अंडाशय की अनुप्रस्थ काट के अध्ययन में। जिन्होंने बच्चों ने वीडियो नहीं देखा देख लेना, ठीक है, वरना समझ में नहीं आएगा। तो अब एलएच की मात्रा जैसे ही अधिक हुई तो अंडोत्सर्ग की क्रिया में क्या होता है बेटा, ये जो अंडाणु होता है वो अलग हो जाता है, ठीक है। यानी ये जो हमारा अंडाशय है माँ का, मादा का, उसके अंदर अंडाणु क्या करेगा, वो बाहर निकल जाएगा और लास्ट में यहाँ पर जो हमारी पुट्टकीय कोशिकाएं हैं वो क्या हो जाती है, बच जाती है। तो इस परिपक्व या ग्राफियन पुट्टिका से ये अंडाणु का बाहर होना या अलग होना क्या कहलाता है, अंडोत्सर्ग कहलाता है। अंडोत्सर्ग यानी अंडाणु का उत्सर्जन यानी बाहर आना, किसमें से, परिपक्व पुट्टिका या ग्राफियन पुट्टिका से। ये क्रिया क्या कहलाती है, अंडोत्सर्ग कहलाती है। कौन से दिन होती है, 14वें दिन होती है। नीट में आने वाला क्वेश्चन या एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन कि अंडोत्सर्ग की क्रिया किस हार्मोन के नियंत्रण में होती है, तो ध्यान रखना एलएच हार्मोन के नियंत्रण में होती है। आगे बात समझ में। अब यहाँ पर अंडाणु तो बाहर हो गया, अब ये बाद में जो पुट्टकीय कोशिकाएं बचती है, ये पुट्टकीय कोशिकाएं एक संरचना का निर्माण कर लेती है जिसे बोला जाता है, जिसे हम बोलेंगे कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बनाती है, कॉर्पस ल्यूटियम, जो कि पीले रंग की इसे फ्लावर जैसी स्ट्रक्चर होती है क्योंकि इसमें ल्यूटीन जो वर्णक होता है वो पाया जाता है। आगे बात समझ में। तो क्या बन जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो बन जाता है। अंडाणु बाहर हो गया तो जो पुट्टकीय कोशिकाएं जो बच जाती है अंडाशय के अंदर, वो कॉर्पस ल्यूटियम का क्या कर लेती है, निर्माण कर लेती है।
तो अब यहाँ पर देखो पश्च अंडोत्सर्ग प्रावस्था 15वें से लगाकर 28वें दिन कंप्लीट होती है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो बनता है, और कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो बनने का नियंत्रण भी किस हार्मोन के पास होता है? एलएच हार्मोन के नियंत्रण में होता है। तो एलएच हार्मोन की उपस्थिति में जो पुटकीय कोशिकाएं जो बच जाती है अंडाशय के अंदर, वो किसका निर्माण कर लेती है? कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण कर लेती है। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो किसका स्त्रवण करता है? प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन का क्या करता है? स्त्रवण करता है। प्रोजेस्टेरॉन और किसका? एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्रवण करता है। अब ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वो क्या करता है? ये गर्भाशय की भित्ति को और अधिक मोटा बनाने का काम, यानी गर्भाशय की भित्ति जो है वो मोटी हो, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है वो जरूरी है। ठीक है, तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का स्त्रवण करता है, जिससे क्या होता है? गर्भाशय की आंतरिक भित्ति जो होती है वो और अधिक मोटी हो जाती है। क्यों हो जाती है? ताकि जो भी बेबी है वो आके यहाँ पर क्या हो सके? जुड़ सके, उसका अध्यारोपण हो सके, वो डेवलप हो सके। ठीक है, ऐसा तब होता है जब क्या होता है? जो अंडाणु है उसको क्या मिल गया होता है? शुक्राणु मिल गया होता है, या हम कहें कि निषेचन की क्रिया हो जाती है। निषेचन की क्रिया हो जाती है तो ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो निरंतर क्या करता रहता है? प्रोजेस्टेरॉन स्रावित करता रहता है, एस्ट्रोजन स्रावित करता है। क्यों? ताकि ये गर्भाशय की भित्ति क्या होती रहे? मोटी बनी रहे, ताकि बेबी यहाँ पर गर्भाशय के अंदर क्या हो? डेवलप होता रहे अच्छे से। आ गई बात समझ में? लेकिन अगर निषेचन हुआ ही नहीं, यानी इस अंडाणु को शुक्राणु मिला ही नहीं, तो बेबी होगा क्या? नहीं, क्योंकि बेबी होने के लिए शुक्राणु का जो अंडाणु को निषेचित करना जरूरी है, निषेचन की क्रिया हुई नहीं, तो वैसी कंडीशन में क्या होगा? धीरे धीरे ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो अपने आप क्या होना शुरू हो जाता है? नष्ट होना शुरू हो जाता है। और किसमें चेंज हो जाता है? कॉर्पस एल्बिकेंस में। किसमें चेंज हो जाता है? कॉर्पस एल्बिकेंस के अंदर, कॉर्पस एल्बिकेंस नामक संरचना में चेंज हो जाता है। अब क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम है ही नहीं, तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन रहेंगे क्या? नहीं, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन को स्रावित करने का काम कौन कर रहा था? ये कॉर्पस ल्यूटियम। जब ये नहीं है तो ये भी नहीं होंगे, और ये जब शरीर में कम होते हैं प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, तो कौन सी अवस्था आ जाती है? रक्त स्त्रवण, यानी ये गर्भाशय की भित्ति क्या हो जाएगी? टूट जाएगी, और फिर से क्या हो जाएगा? चक्र प्रारंभ हो जाएगा। आगे बात समझ में? तो यहाँ पर ये आपके जो विभिन्न अवस्थाएं हैं किसकी? आतर्व चक्र की, वो कंप्लीट होती है बेटा। इसके अलावा आप लोगों के नोट्स के अंदर मैंने जो दिया है मध्य चक्र है। मध्य चक्र के अंदर देखो, सबसे पहले समझा देती हूँ आपको। मध्य चक्र जो होता है नॉन प्राइमेट जंतुओं के अंदर होता है। नोट्स के अंदर देख लो, आपको दिख रहा है सामने कैमरे के सामने कि जो मध्य चक्र होता है वो नॉन प्राइमेट जो जंतु होते हैं उनके अंदर होता है। इस चक्र में रक्त स्त्रवण नहीं होता है, यानी जैसे हमारे अंदर ब्लीडिंग होता है वैसे ब्लीडिंग नहीं होती। कारण क्या है इसका? कि गर्भाशय के एंड्रोमेट्रियम द्वारा स्रावित पदार्थ खुद गर्भाशय के द्वारा क्या किए जाते हैं? सोख लिए जाते हैं। जो भी गर्भाशय के द्वारा पदार्थ स्रावित किया जाता है वो गर्भाशय की जो भित्ति होती है वो खुद सोख लेती है उसको। फिर मध्य चक्र जिन जीवों में पाया जाता है उसमें कामोन्माद पाया जाता है, यानी हीट पीरियड पाया जाता है। मादाएं नर को सहवास यानी सेक्सुअल रिलेशन बनाने के लिए केवल तभी आकर्षित करती है जब शरीर में किसकी मात्रा अधिक होती है? एस्ट्रोजन हार्मोन की क्या होती है? मात्रा अधिक होती है। जब एस्ट्रोजन की मात्रा जो होती है वो बढ़ जाती है, तो वो जो फीमेल्स होती हैं मध्य चक्र जिनमें पाया जाता है, जैसे कि चूहा हो गया, कुत्ता हो गया, तो जो फीमेल होती है वो आकर्षित करती है नरों को। तो इस काल को क्या कहते हैं? हीट पीरियड। हीट पीरियड का मतलब है कि मध्य चक्र जो जिन जीवों में पाया जाता है उनमें मादाओं में एस्ट्रोजन की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्योंकि यह चक्र एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा पर निर्भर करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? एस्ट्रस चक्र के नाम से भी क्या किया जाता है? जाना जाता है। फिर मध्य चक्र के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं ये आपको पूछ लिया जाता है। तो मध्य चक्र के विभिन्न चरण देखो बेटा, एक तो है प्रोएस्ट्रस, दूसरा एस्ट्रस, मेटाएस्ट्रस और डाइएस्ट्रस। ठीक है, जबकि आतर्व चक्र के पहला चरण था रक्त स्त्रवण, दूसरा पुट्टकीय, फिर अंडोत्सर्ग व पश्च अंडोत्सर्ग प्रावस्था। प्रोएस्ट्रस में क्या होता है? पुट्टिका का निर्माण होता है। एस्ट्रस में मादा के शरीर में एस्ट्रोजन की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। मादा सहवास के लिए नरों को क्या करती है? आकर्षित करती है, जिसको हम हीट पीरियड कहते हैं।
फिर आता है मेटास्ट्रस, अंडोत्सर्ग के बाद कॉर्पस ल्यूटियम का क्या होता है, निर्माण होता है। और डाइएस्ट्रस कॉर्पस ल्यूटियम जो है प्रोजेस्टेरोन का क्या करता है, स्त्रवण करता है। बट इसके इस जो चक्र होता है उसके अंदर क्या होता है, रक्त स्त्रवण नहीं होता, और जो भी पदार्थ स्रावित किए जाते हैं वो गर्भाशय की भित्ति खुद क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। तो ये है हमारा मध्य चक्र। और आतर्व चक्र जो है बेटा, उसके जो डायग्राम आपका बुक के अंदर दिया हुआ है वो आपको मैं समझा देती हूँ, उसे आप समझना कि कौन कौन सा जो है विभिन्न प्रावस्थाएं होती हैं। तो देखो यहाँ पर ये डायग्राम आपका स्क्रीन पे आएगा अभी। ये देखो, हाँ ये देखो डायग्राम, ऊपर नीचे नहीं हो रहा है बेटा। हाँ चलो यहाँ से समझ लो। ये देखो क्या क्या चेंजेस होते हैं आतर्व चक्र के दौरान। ओवरी साइकिल में क्या होता है, ये प्राथमिक पुट्टिका, द्वितीय, तृतीय जो है, और ये परिपक्व पुट्टिका है, ये इसके अंदर परिवर्तित हो गई। ये अंडोत्सर्ग हो गया है ना, ये देखो 14वां दिन दे रखा है नीचे, है ना, 14वें दिन में। फिर यहाँ पर ये कॉर्पस ल्यूटियम बन गया, ये कॉर्पस एल्बिकेंस बन गया। फिर है पिट्यूटरी हार्मोन्स जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर ये जो आपको दिया हुआ है लाइट ब्लू से, ये एफएसएच है, और ये जो डार्क ब्लू दिया हुआ है ये एलएच है। तो देखो जिस दिन अंडोत्सर्ग हुआ उस दिन एलएच की मात्रा क्या हो गई, सर्वाधिक हो गई, और एफएसएच की मात्रा यहाँ पर कम है। तो ये हार्मोन्स जो है, ये एफएसएच की मात्रा इस तरह से घटती और बढ़ती है। और ये जब आपके प्राथमिक पुट्टिका, या हम बोले कि 0 से ये जो डेज चलते हैं 5th डे, उसमें यहाँ पर देखो एफएसएच और एलएच की मात्रा एकदम कम है, लेकिन धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ती है। और यहाँ पे एलएच सर्ज हो जाता है। ये एलएच सबसे ज्यादा हाई मात्रा पे होता है जब ओवुलेशन होता है, यानी अंडोत्सर्ग क्रिया होती है। फिर ओवेरियन हार्मोन यानी अंडाशय के जो हार्मोन होते हैं, जैसे कि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन होता है, उनमें क्या परिवर्तन होते हैं। तो देखो यहाँ पर 1 से जो 5 दिन होते हैं उस दिन एस्ट्रोजन की मात्रा और प्रोजेस्टेरोन की मात्रा कम होती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ग्राफियन पुट्टिका बनती है वैसे वैसे ये हार्मोन्स के लेवल क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। और ये देखो प्रोजेस्टेरोन का जैसे ही अंडोत्सर्ग हुआ और कॉर्पस ल्यूटियम ज्यादा हो गया, तो ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसकी मात्रा क्या हो गई, बढ़ गई। एस्ट्रोजन की मात्रा इससे थोड़ी सी क्या है, कम है, लेकिन फिर भी क्या है, इधर के डेज के मुकाबले अंडोत्सर्ग के बाद एस्ट्रोजन की मात्रा भी क्या हो गई, बढ़ गई है। और फिर लास्ट के जो डेज होते हैं 28 दिन कंप्लीट होने के बाद, ये 28 दिन को बता रखा है, 28 दिन के बाद ये वापस लेवल क्या हो गया है, कम हो गया है। आगे बात समझ में। फिर यूट्रस साइकिल मतलब गर्भाशय की भित्ति देखो 1 से 5 दिन पर तो क्या हो गई, झड़ गई, और फिर 5 दिन के बाद ये फिर से क्या हो गई, पुनर्निर्मित हो गई। और जब वापस 28 दिन होते हैं तब ये पूरी बन जाती है, और 28 के बाद ये वापस क्या हो जाती है, झड़ जाती है। तो ये इस तरीके से आपके क्या है, पूरा ये डायग्राम जो है वो दिया हुआ है। बॉडी टेम्परेचर देखो पहले कम होता है, लेकिन जैसे ही अंडोत्सर्ग होता है बॉडी का टेम्परेचर हाई रहने लग जाता है, और फिर गर्भाशय की भित्ति गिरती है तब बॉडी टेम्परेचर वापस क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। आगे बात समझ में। तो ये आपके क्या होगी, पूरा चक्र हो गया, आतर्व चक्र।